नमस्कार। सर्वप्रथम फैक्ट तंत्र टीम में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हमारे साथ एक विशेष हस्ती है, विशेष शख्सियत है, डॉक्टर प्रदीप सोनी। पशु चिकित्सक है, विशेष अनुभव रखते हैं पशु चिकित्सा जगत का। हम उनसे बातचीत करना चाहेंगे। सर्वप्रथम डॉक्टर साहब, आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। नमस्कार जी, धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आपने जो वेटरनरी का जो कोर्स किया है, जैसे पशु डॉक्टर हो आप, तो वो कहाँ से किया आपने? मैंने वेटरनरी कॉलेज बीकानेर से जो स्नातक किया है और मास्टर डिग्री जो है मेरी पशु प्रबंधन और उत्पादन में NDRI करनाल, जो कि विख्यात डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वहाँ से मैंने मास्टर डिग्री की है। फिलहाल आप कहाँ कार्यरत हो? फिलहाल मैं राजकीय पशु चिकित्सालय तेंदेसर डिस्ट्रिक्ट चूरू में पोस्टेड हूँ, पशु चिकित्सा अधिकारी के पद पर। पशुओं में बहुत बड़ी एक समस्या देखने को मिल रही है, पॉलीथीन। मतलब गायों में तो विशेष करके, भैंसों को तो लोग बाहर छोड़ते नहीं हैं। तो पशु गाय है जो हिंदू धर्म की सनातन संस्कृति के आधार मानी जाती है और भारतीय राजनीति का भी एक आधार मानी जाती है। वो पॉलीथीन खा के मतलब अपने उनके पेट में मतलब दिक्कत हो रही है। तो ऐसा क्यों पॉलीथीन खाने को मजबूर हो जाती है, क्या कारण है? पशुओं की एक हैबिट होती है कि पशु जो भी खाने की चीज़ है, पशु में इतना दिमाग नहीं होता कि वो किस चीज़ को उसको जो है वो नहीं खाना है, लेकिन किस चीज़ को खाना है ये उनको पता है। तो हम लोग जो पॉलीथीन की थैलियों में जो खाद्य पदार्थ साथ में रख देते हैं, या उसके साथ में चिकनाई या फिर जो चाट या फिर कोई चीज़ खाने की चीज़ उन प्लास्टिक की थैलियों में है, और उनको जब अपने बाहर फेंक देते हैं, तो पशु जो है एक्चुअली वो पशु खाना नहीं चाहता उस प्लास्टिक थैली को, लेकिन वो मजबूर हो जाता है कि उसके अंदर जो खाने की चीज़ है वो उसको खाने के चक्कर में उस प्लास्टिक की थैली को भी उसके साथ ही निगल जाता है। प्लास्टिक, जैसा कि अपने जानते हैं कि जैविक रूप से इसका विघटन नहीं होता, लेट होता है बहुत ज़्यादा। इन पशुओं में जो जुगाली करने वाले पशु हैं, ये 4 पेट के होते हैं। इनमें सबसे बड़ा जो पेट है वो रुमन होता है, इसकी कैपेसिटी 250 लीटर आप एक बड़ी टंकी के समान होती है। उसमें फिर सारी चीज़ें पचती है और बार बार ये जुगाली करके उसको टुकड़े करता है, उसके हिसाब से छोटे टुकड़ों में करके फिर आगे आहार नाल को आगे भेजता है। लेकिन प्लास्टिक चूँकि ऐसी चीज़ है जो जल्दी से गलती नहीं है, तो वो बार बार पेट में ही इकट्ठी होती रहती है, आगे नहीं बढ़ पाती। और ये दिनों दिन एक प्लास्टिक थैली खाई, 2 खाई, 5 खाई, और साल 2 साल 5 साल किस हिसाब से पशु खा रहा है उसी हिसाब से उस पेट के अंदर इकट्ठी होती जाती है। गलती नहीं है तो उसके बाद में, क्योंकि वो उसने उसका घेरा उसने ले लिया, उसकी जगह ले ली, जिसमें खाना दाना था उसमें वो प्लास्टिक की थैलियाँ हो गई। तो फिर पशु जो है वो अगर दूसरा खाद्य पदार्थ कुछ खाना चाहेगा तो भी वो नहीं खा पाएगा, और पेट उसका जो हर टाइम ऑफ रहे से वैसा रहेगा, और लगातार नहीं खाने की वजह से पशु फिर जो है कमज़ोर होते होते कई बार मर भी जाता है। ऐसे केसेज के अंदर फिर उसकी जो है रूमिनोटोमी करके ऑपरेशन होता है, उसको पेट को चीर करके उसमें से प्लास्टिक की थैलियाँ फिर बाहर निकाली जाती हैं। कई बार अपने देखते हैं तो मतलब कई चीज़ें उसके अंदर पेट के अंदर फिर जब निकालते हैं तो बड़ी मुश्किल से निकाली जाती है, बड़े ऑपरेशन होते हैं इसके। लेकिन पशुपालकों से और दूसरी जनता से मेरा बहुत निवेदन है कि आप खाने की चीज़ अगर प्लास्टिक की थैली में है तो उसका प्रॉपर डिस्पोजल करें, उसको हर कहीं नहीं फेंकें। कई बार तो ये होता है कि हम जो रेजर ब्लेड है जो अपने लावारिस पशु के लिए जानलेवा बन जाती है, खाने की चीज़ में लेजर ब्लेड जो अपने रेजर जो होगी, ब्लेड होगी, जिसे दाढ़ी करते हैं, वो डाल देते हैं। पशु उस खाने की चीज़ के साथ उस ब्लेड को भी खा जाता है, और वो फिर ब्लेड जो है वो अंदर बड़ा नुकसान करती है। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि ब्लेड जैसी चीज़ जो है वो खाने की चीज़ों के साथ मिक्स नहीं हो, उसको अलग से डिस्पोजल करें तो काफ़ी अपने फ़ायदा रहेगा। ये बिल्कुल सही बात है। हमने घरों में देखा है कि जैसे टमाटर है, आलू है, प्याज के छिलके हैं, तो उसको पॉलीथीन में डाल दिए, और जो भी सेविंग की जो ब्लेड है वो भी डाल दी, और वो पैक करके बाहर फेंक देते हैं। अब गौ माता है या अन्य जानवर है, मूक जानवर है, वो भूख के पैसे तो होते हैं, और उसको मुंह में डाल देते हैं, और मुंह में डालने से वो गले में चले जाते हैं और उनके प्राण चले जाते हैं। डॉक्टर साहब, अभी देखा गया है कुछ सामाजिक संस्थान या सामाजिक व्यक्ति मतलब अच्छे के लिए, मतलब जैसे गर्मी का मौसम है तो उनको गायों को तरबूजा डालते हैं, तो क्या उनके सेहत के लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदायक है, या उनको थोड़ा समझदारी से प्रयोग करना चाहिए? तरबूज जो है, देखिए तरबूज बेसिकली जो है वो मुख्य रूप से आदमी का खाद्य पदार्थ है। और तरबूज, क्योंकि पशु जो है मुख्य रूप से बांटा चारा ये चीज़ें खाते हैं। बांटे में जैसे अपने खल दे दी तरह तरह की, या हमने चूरी दे दी, या हमने दलिया गेहूँ का या बाजरे का आटा दे दिया, या फिर हमने जो है ये मतलब और ग्वार वगैरह दे दिया। और साथ में जो है चारे के अंदर हमारे पास जो लोकल मूंगफली का चारा, लौंगी का चारा, या अपने पाला वगैरह है, या कुत्तर है, तूड़ी है, पराली है।
तूड़ी पराली तो ये क्या है, थोड़ी सी हल्की क्वालिटी की होती है, लेकिन ये भी मिक्स करके अपने दे सकते हैं, जो अपने लोकल लैंग्वेज में कहते हैं जो बिना दुधारू मतलब दूध नहीं देते वो पशु हैं, या फिर जो लावारिस पशु है, आवारा पशु है, या फिर अपने उसको कह सकते हैं कि मतलब जिसके मालिक नहीं है जिन पशुओं के, तो उन पशुओं के लिए मतलब जो है ये मुख्य भोजन है। अब अपने जो तरबूज देते हैं, एक्चुअली तरबूज की गिरी जो होती है उसके अंदर काफ़ी मात्रा में ग्लूकोज होता है, मतलब शक्कर मीठी चीज़ होती है, तो मीठा जो है वो पशुओं के लिए ज़्यादा खाने पर जानलेवा हो जाता है। अब उसमें अपन अगर उसको देंगे तो अभी देख रहे हैं लोगों की भावना, क्योंकि हमारे यहाँ लोग धार्मिक प्रवृत्ति के हैं और गाय का एक धार्मिक स्थान भी है, तो लोग करना तो धर्म चाहते हैं, लेकिन अनचाहे अनजाने में उनसे पाप भी हो जाता है, क्योंकि आप ज़्यादा मीठा दोगे तो मीठा देने से क्या है कि अंदर एसिडोसिस होगा, एसिडोसिस होने से शरीर में लैक्टिक एसिड बनेगा, लैक्टिक एसिड बनने से जो है उसको सांस लेने में पशु को तकलीफ होगी, पशु निढाल हो जाएगा, मर भी जाते हैं, बहुत सारे पशु मरते हैं। अपने देखते हैं विवाह शादियों के बाद में भी आपको कहीं ना कहीं गली में और में एक गोदा जो है मरा हुआ दिखाई देगा। तो हमारी जन भावनाएं तो ऐसी है कि हमें ज्ञान नहीं है, पुरानी विधि से अपने देखते आ रहे हैं कि वो उनको पशुओं को अपने अमावस के दिन ही गुड़ देते हैं। अब एक ही दिन में आप ज़्यादा गुड़ दोगे, गुड़ भी वही मीठा या धान या आटा आप दोगे ज़्यादा, तो उसमें क्या होगा कि वो चीज़ पशु के अंदर एसिडोसिस पैदा करेगी अगर पशु ने ज़्यादा खा लिया। अब लोगों की मानसिकता ये रहती है कि साहब कितना कितना पांति आता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि पशुओं में एक सोशल हियरार्की होती है, जो सबसे मजबूत पशु होगा वो ही खाएगा सबसे पहले, वो पेट भर के खा लेगा, बाकियों का नंबर बाद में आएगा। वो एक साथ ही ऐसी चीज़ें जो मीठी है, गुड़ है या आटा है, ये ज़्यादा खाएगा तो उसके अंदर एसिडोसिस होगा, और एसिडोसिस होने से वो क्या है कि लैक्टिक एसिड बनने से उसकी मृत्यु, क्योंकि लावारिस है, अपने हमें पता भी लेट चलेगा। आप पशु चिकित्सक से और उनसे संपर्क करोगे हमारे पशुधन सहायकों से, तो भी आप लेट हो जाओगे, क्योंकि पशु जब मरणासन होगा तब हमें पता लगेगा कि ये तो पशु बीमार है। घर का पशु होता है, हमें जल्दी पता चल जाता है, उसका इलाज भी अपने समय पर कराते हैं तो उसके बचने की उम्मीद रहती है। और इसमें क्या होगा कि आपका पशु जो है उसका हमें लेट पता लगेगा। लैक्टिक एसिड होने से अंदर रूमन के अंदर जो है बहुत ज़्यादा लैक्टिक एसिड बनता है, तो बॉडी का पानी भी उसी रूमन में आ जाएगा, और ऐसा पशु जो है वो डिहाइड्रेटेड भी हो जाएगा। जो हमारी मानसिकता ऐसे है कि अपने सोचते हैं कि इससे ताकत मिलेगी, इससे पानी की पूर्ति होगी, पानी तो उसमें और कमी पैदा कर देगा डिहाइड्रेशन होने की वजह से। और अगर उस टाइम उसको बाई ड्रिप ही अपने को उसको चलाना पड़ेगा, पानी भी अगर हमने उसे रूमन के रास्ते से दिया तो उसका पाचन क्रिया जल्दी बढ़ेगी तो लैक्टिक एसिड ज़्यादा बनेगा, उसमें और डेंजरस मतलब उसके जीवन के लिए खतरा पैदा करेगा। कुत्तों में भी अपने देख रहे हैं कि कुत्तों को आजकल ये बिस्किट वगैरह देते हैं, तो बिस्कुट जो है वो एक्चुअली मैदे से बना होता है, मैदा जो है वो पचता नहीं है, बिस्किट मीठा भी है, कुत्तों के लिए मीठा हानिकारक है, तो वो भी मतलब उनके जो है दिक्कत करता है। अच्छा, ये खाली समस्या ही पैदा नहीं कर रहा है, फाइनेंशियली भी अपने को नुकसान कर रहा है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है वो 8 से 10 गुना महंगी है। जो दूसरे इसके जो बांटा चारा अपने देते हैं उससे महंगी है, मतलब जो सिंपल चारा अपने देना चाहते हैं चारे से ये 8-10 गुना महंगी है, बांटे से डबल महंगी पड़ती है। तो फाइनेंशियली भी अपने उसी पैसे से अपने डबल या 10 गुने तक उसको जो है वो उसका पेट भर सकते हैं पशु का चारा दे करके और देके। तो ये अपने थोड़ा सा कोशिश करें तो एक तो कम पैसे में अपने ज़्यादा पशुओं का भला कर पाएंगे, दूसरा पशुओं को उससे नुकसान भी नहीं होगा। तो पुण्य के हिसाब से समझ लो, चाहे एक तो पाप से बढ़िया है कि पाप तो नहीं होगा, कम से कम हमारे हाथ से कोई पशु मरे नहीं। फिर उसके बाद में ये है कि हमारे उसी पैसे से उतना ही समय हम लगा रहे हैं, उसमें पुण्य भी हमें जो है ज़्यादा प्राप्त होगा। तो ये थोड़ी सी चीज़ें ध्यान रखें तो पशुपालकों के लिए भी ठीक रहेगा, उन गोवंश के लिए भी ठीक रहेगा। गौशालाओं में भी अपने कई बार देखते हैं अमावस के दिन देखते हैं, अमावस के दिन ही गुड़ खिलाते हैं। अब एक ही दिन में आप उसका खाने का तंत्र बदल देते हो, गुड़ ज़्यादा मिलेगा, वो गुड़ हमने अगर एक एक डली दिया तो कोई बात नहीं, अगर हमने पूरी थैली एक से डाल दी है तो सबसे मजबूत गोदा ही खाएगा उसको, वो खाएगा तो अकेला खा गया तो उसमें एसिडोसिस कॉज करेगा और फिर वो जो है उस गोदे के लिए वो जानलेवा जो है वो बन जाता है। ये थोड़ा सा ध्यान रखें। तो बिल्कुल डॉक्टर साहब ने सही बात कही कि एक ही दिन के हमारा उद्देश्य तो पवित्र होता है, भावनाएं पवित्र होती है। हम गौशाला में जाके या आज़ाद गोवंश है जो गलियों में घूमने वाला है, हम उसे गुड़ दे देते हैं। मान लो 100 परिवार है तो 100 परिवारों ने गुड़ दिया, तो जो ताकतवर गाय है या जो बैल है वो ताकतवर उसे ज़्यादा खाएगा तो उसके प्राण चले जाएंगे। तो विशेष ध्यान रखें। और कुत्तों डॉक्टर साहब एक बार कुछ देखा गया है कि कुत्ते को जब बिस्कुट देना शुरू कर दिया तो कुत्ते रोटी भी नहीं खाते, वो उनको जो बच्चों की तरह जीभ का स्वाद हो गया। हाँ, स्वादिष्ट लगता है ना, सीधी सी बात है। जो चीज़ हमें अच्छी लगती है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होने की चांसेस ज़्यादा हैं। वो नया भोजन है कुत्ते के लिए, खाने में भी वो कुत्ते को नहीं पता कि उसके लिए कितना फ़ायदेमंद है। वो खाने की चीज़ तो है ही, आप गाय को बादाम खिलाओगे खा जाएगी, वो काजू भी खा जाएगी, और आप उसे जो है वो तूड़ी दोगे तूड़ी भी खा जाएगी।
अब तूड़ी में जो है वो बिल्कुल भी कस नहीं है, बिल्कुल पस्ती नहीं है, और नहीं उसमें उसकी डाइजेशन वैल्यू है कोई भी। तो आप चाहे कितनी तूड़ी खिला दो, वो मीठा जहर है, धीरे धीरे पशु जो है खाली पेट भरेगा और मरेगा। कई गौशालाओं में जो पशु कमज़ोर होते हैं, इसका बड़ा कारण यही है कि वो तूड़ी खिला रहे हैं। तूड़ी और पराली में उसकी डाइजेस्टिव वैल्यू नहीं है, वो कितना ही खा लें, लेकिन उसके साथ अगर उसको मिक्स करके दें, कुत्तर वगैरह या बांटा दें, उसे दूसरा बढ़िया चारा दें, तो उसकी हेल्थ जो है बनी रहेगी। और इसके साथ ये कुत्तों में भी अपने ये देख रहे हैं कि ये जो मैदा दे रहे हैं, वो कुत्ता खा जाता है, वो देखता है मेरा पेट भर रहा है, उसकी वो भूख तो समाप्त हो जाती है, लेकिन अंदर जाकर के वो जो पेट में जाकर के गड़बड़ करता है, वो हमें बाद में पता चलता है उनके लिए मतलब नुकसानदायक है। आपने सही कहा कि जैसे कुछ गौशालाओं में पराली जो हरियाणा पंजाब साइड से आती है वो डाली जाती है, तूड़ी डाली जाती है, जो पशुओं के लिए वास्तव में नुकसानदायक है। काफ़ी गौशालाओं का ऐसा सर्वे भी आया है कि वो सिर्फ वो डालने से गाय मरी भी है। तो आपके हिसाब से ऐसा कौन सा चारा डाला जाए सूखे चारे में जो मतलब गायों के लिए बेहतर है? देखो, हमारे यहाँ रेगिस्तानी इलाके में सबसे बढ़िया चारा तो कुत्तर है जो मिल रहा है ना। फिर मूंगफली का चारा है, उसकी भी बहुत अच्छी न्यूट्रिशियस वैल्यू है। उसके साथ में आप लुंगी, पाला ये भी मिक्स कर सकते हो, है ना। और ग्वार की फलगटी होती है, मोठ मतलब ग्वार भुना होता है, मोठ फलगटी कहते हैं अपने उसके चारे को, तो वो भी मतलब आप जो उसमें मिक्स कर सकते हो। अब क्योंकि अपने यहाँ एक्चुअली सबसे बड़ी तो बात ये है कि रेगिस्तानी इलाके में गौशाला का कंसेप्ट ही गलत है, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी चारे की कमी है। जो दुधारू पशु है उनको फिर पर्याप्त चारा नहीं मिलता, उनकी तो जो है वो कीमत बढ़ती है, और हमें मजबूरी में फिर तूड़ी वगैरह पराली बाहर से मंगानी पड़ती है। तो ये देवें तो पशु की उसकी उस हिसाब से देख लें, इनको मिक्स करके देवें, किसी भी हाल में 20% 30% से ऊपर नहीं जाएं। साल भर अगर अपने इनको मिक्स करके देवें, क्योंकि बाकड़े पशु हैं, उनमें दुधारू भी नहीं है ज़्यादातर, तो वो सस्टेन कर जाएंगे। तो और प्लस जब गर्मियाँ बारिश की ऋतु आती है तो उनको हरा चारा खिलाएँ, तो फिर ये जो है थोड़ा बहुत अगर आप तूड़ी पराली देते हो तो उसमें वो सस्टेन कर जाएंगे। लेकिन हो ये रहा है कि कई गौशाला वाले या कई जनों को अपने समझाते भी है, क्योंकि उनको एड लिप्टम प्रचुर मात्रा में ये जो है दूसरे चारे उपलब्ध नहीं हो पाते, या उनकी कोशिशों में कमी रहती है। फिर घर का पशु उसके लिए मिल जाता है, क्योंकि वो 1-2 गाय है, उनको 100 गायों के लिए चाहिए, तो ये घर में नहीं मिलेगा या ये खेत में नहीं मिलेगा। अगर उनके अच्छे प्रयास हो और साल भर से प्रयास करें, तब तो वो अलग अलग खेतों से अपने 200-250 पशुओं के लिए भी जो है वो मूंगफली चारा या फिर ये कुत्तर वगैरह का अरेंजमेंट कर सकते हैं। लेकिन होता ये है कि वो 1-2 पशुपालक के भरोसे रहते हैं, या उनसे फिर उस हिसाब से, या फ्री वाले उस चारे के भरोसे रहते हैं, तो फ्री में तो आपको जो बचा खुचा जो होगा या हल्का चारा होगा वही मिलेगा। उस चक्कर में फिर क्या है कि प्लस उनको ज्ञान भी नहीं है कि तूड़ी जो वो सोच रहे हैं पैसा खर्च कर रही है, पशु खा रहा है इसको, पशु खा लेता है तूड़ी को आराम से, लेकिन वो अंदर जाके पचता नहीं है, और प्लस उसको कोई पोषण नहीं देता, तो फिर वो पशु जो है वो कमज़ोर होता जाता है। तो इसलिए मतलब क्या है कि उसको तूड़ी और पराली जो है किसी हाल में 20-25% 30% से ज़्यादा मिक्स नहीं करें। कई लोग बाग तो ये है कि उसको ये जो चने का खार कहते हैं, चने का चारा या फिर मेथी का चारा है, ये देते हैं। इससे तो मतलब जो है वो अंदर कब्ज हो जाती है, पेट से इन्फेक्शन कहते हैं, पेट जो है वो आहार नाल का रास्ता रुक जाता है, पशु उस चक्कर में कई बार जो है वो मर जाता है। तो गौशालाओं में ये बड़ा मतलब इश्यू है कि इसमें मतलब जो समझदार गौशाला वाले हैं वो तो चारा मिक्स करके दे रहे हैं, साथ में बांटा भी देते हैं। ज़्यादातर गौशालाओं में जो है वो बांटे की भी खाना पूर्ति होती है, तो इससे क्या होता है कि बांटा नहीं मिलता। बांटा नहीं मिलने से भी पशु जो है वो पहले तो तूड़ी दे रहे हो, ऊपर से बांटा दे नहीं रहे हो, पशु कमज़ोर होता जाता है। इसलिए सबसे बड़ा कारण है कि मृत्यु दर जो है गौशालाओं में ज़्यादा है। बिल्कुल, डॉक्टर साहब ने सही कहा। चाहे ये तूड़ी हो, गेहूं का चारा हो, चने का चारा हो, और एक कौन सा बताया आपने, मेथी का चारा, ये चावल की पराली तो डॉक्टर साहब ये हमारे हरियाणा साइड में तो लोग जला रहे हैं, वो अपने पशुओं को देते ही नहीं है, तो हम यहाँ पर क्यों दे रहे हैं, क्या कारण है ऐसा? उनके लिए वेस्ट है वो, और हमारे लिए हमको ऐसा लगता है कि अपने इसको दे देंगे, सस्ता आ रहा है, प्लस जो है वो उनके लिए वेस्ट है, इजीली अपने को मिल जाता है, ट्रक भर के मिल जाएगा, उनको जलाना है उसकी बजाय ठीक है कि बस ये जा रहा है। होता तो ये है कि चारा या तो ईंट के भट्टों में जलता है या फिर वो हिसाब से उसको डिस्पोज कर देते हैं। लेकिन क्योंकि अपने इधर चारे की कमी है, जैसे मैंने कहा गौशाला का कंसेप्ट जो है वो एक्चुअली उत्तराखंड में तो आप देख रहे हो जंगल जल रहे हैं, हमारे यहाँ कंसेप्ट ये नहीं आ पा रहा है कि आप इसको वन अभयारण्य आप शेर के लिए बना सकते हो, तो गायों के लिए भी बना सकते हो। बड़ा जो जंगल अगर वहाँ अगर गायें रखते आप, तो ये है कि वो गायें जो है उस घास को खाती, उनका भी जीवन निर्वाह होता, और प्लस जो है वो जंगलों में आग भी नहीं लगती, पर्यावरण की भी सुरक्षा होती। रेगिस्तानी इलाके में जहाँ पहले से ही जो है मतलब आपके पास में चारे की कमी है, और वहाँ आप गौशाला स्थापित करते हो, तो आप सोच लो कि चारा पहले से कम है, तो दुधारू पशु को चारा नहीं मिल रहा है, तो उस गौशाला वाले पशु को चारा कैसे मिलेगा? लोग मजबूरी में तो गोवंश को बाहर छोड़ रहे हैं, क्योंकि उसको पाल पोसना संभव नहीं है। हमारे यहाँ देखिए आप, एक अजीब कंसेप्ट है कि इंडिया में करीब 26 से 30 तरह की जो है वो गायों की नस्लें हैं, जिसमें से 4 नस्लें जो है दुधारू नस्लें हैं।
रेड सिंधी, और एक जो है वो थार पारकर, एक गिर और एक साहिवाल। ये चारों ही रेगिस्तानी इलाके में डेवलप हुई है। इसका बड़ा कारण ये है कि यहाँ पर सिलेक्शन हुआ। लोगों के पास में सैकड़ों गायें पहले भी हुआ करती थी, और जब अकाल पड़ते थे तो एक साथ उनको पालना मुश्किल हो जाता, तो उन पशुओं को छोड़ देता था जो कम दुधारू होती थी, और जो बढ़िया वंश है, दुधारू देने वाली गायें हैं, उसको रख लेता था। ये जब लाखों साल तक ये व्यवस्था चली तो ये हुआ कि यहाँ पर जो बढ़िया नस्लें यहीं पे डेवलप हुई। आज गायों की हो चाहे भैंस की हो, सबसे बढ़िया नस्लें जो है भैंस की मुर्रा नस्ल है या दूसरी नस्लें, सारी डेजर्ट इलाके में डेवलप हुई है। गायों की तो 100% डेजर्ट इलाके में ही डेवलप हुई है। आप बिहार साइड में जाओ, गायें जो है बकरी जैसी लगती है, दूसरी जगह मतलब बड़ी गायें नहीं है, दुधारू नहीं है या डॉट पर्पज है। लेकिन जो बेस्ट जो 4 ब्रीड है, चारों ही रेगिस्तानी इलाके में डेवलप हुई, क्योंकि यहाँ अकाल पड़ते थे। अकाल में जो है बढ़िया पशु थे उनको रखते थे, खराब पशु होते थे उनको निकाल देते थे। तो ये लाखों सालों से ये इस तरह से सिलेक्शन होता गया। जो बढ़िया पशु है वो किसान के घर पर रहे, खराब पशु है जो अकाल मृत्यु के शिकार हो गए, और इस तरह से हमारे यहाँ जो है वो बढ़िया दुधारू नस्लें डेवलप हुई। लेकिन अब जो ये सिस्टम है इसके अंदर ये हो रहा है कि वो आपको बढ़िया पशु के लिए चारा उपलब्ध नहीं है, और गौशालाओं के अंदर वो हिसाब से व्यवस्थाएं नहीं होने से वो क्या है कि सारी गौशालाओं में वो व्यवस्था नहीं हो सकती। अब लार्ज स्केल पर एक पशु को पालना मुश्किल है। 200 पशुओं की जो है वो मैनेजमेंट करना, वो भी उनके मालिक हिसाब से नहीं है, वो एक सेवा के भाव से करते हैं, तो इतना समय नहीं दे पाते हैं, तो वो डेवलप नहीं हो पाती। गौशालाओं में आप बताओ 200 गायें हैं, 10 गायें बहती नहीं है साल की, कितना बड़ा नुकसान होता है। मतलब देश को इकोनॉमिक नुकसान हो रहा है, सरकार का बजट भी उसके अंदर जा रहा है, और वन अभ्यारण्य स्थापित नहीं हो रहे हैं जहाँ गायों को मिल सकता है बढ़िया चारा वगैरह, लेकिन वो नहीं मिलेगा। तो आप देख लो, किसान को तो वैसे नुकसान हो रहा है, उसको महंगा चारा मिलता है, और क्योंकि उन पशुओं के लिए भी जो है चारा पशु गौशाला में वो खाएंगे, तो शुरू को जब आप पाल रहे हो तो राजस्थान में पालोगे, राजस्थान में चारा चाहिएगा। आप अगर उत्तराखंड में पालोगे जंगलों में, तो वहाँ अब ऐसे ऐसे विशाल जंगल है जहाँ पर कि मतलब या बड़े जंगली जानवर भी नहीं है, गायें आराम से पल सकती है, या नहीं है तो आप उनको, जब आप शेर को वन अभ्यारण्य कर सकते हो, तो आप अगर ये तो धार्मिक भावना है, गायों के लिए भी जो है वो गो अभ्यारण्य जंगलों में स्थापित करनी चाहिए, जहाँ पर मतलब उनको सुरक्षित वातावरण मिले, तो वो कम से कम उनकी अकाल मृत्यु में भूखे तो नहीं होंगे। एक जैसे डॉक्टर साहब ये देखा गया है, जैसे गोचर भूमि हमारी हुआ करती थी पहले, और गोचर भूमि पर चारा हरा घास उगाया जाता था, वो आजकल विलुप्त होता जा रहा है। चाहे वो जागरूकता है कमी से कहें या व्यक्ति स्वार्थी हो गया वैसे कहें, वरना तो हमारी पूर्वजों ने गायों के लिए एक सुरक्षित स्थान छोड़ ही रखा था। यही हो रहा है। गोचर भूमि जो है वो एक्चुअली हमारे यहाँ ये नीति होगी, जो भगवान जो देगा उसी से जो चारा उगेगा उसे अपने खा लेंगे, और उससे जो है गायें खा लेगी। होना ये चाहिए कि मतलब व्यवस्थाएं होनी चाहिए कि ऐसी कि जो गोचर भूमि है उसमें भी ट्रैक्टर वगैरह चला कर उसमें इस तरह से मतलब चारे की बीज उगाए जाएँ। अभी तो आप देखोगे कि वहाँ सीढ़ी उगे मिलेंगे आपको, सीढ़ी है उसको पशु खाता नहीं है, और वो जो है ज़्यादातर गोचर भूमि का 80% एरिया जो है बारिश के टाइम में वहाँ सीढ़ी मिलेंगे आपको, तो वहाँ घास उगेगी नहीं। उस पर अगर हर साल बढ़िया ट्रैक्टर चला करके और कुछ बीज जो है वो घास वाले वहाँ अगर छिड़क दिए जाएँ, तो उसमें जो नेचुरल घास उग रही वो तो उगेगी, साथ ही जो है वो हमने बीज छिड़के उनकी भी घास उगेगी। तो पशु को जो लावारिस या जो है आप आज़ाद गोवंश आपका बढ़िया एक शब्द है, तो उसमें मतलब उसको उपलब्ध होगा। हालात ये है कि ज़्यादातर गोचर भूमि पर अब गौशालाओं का अधिकार हो गया, तो जो आवारा पशु है या फिर जो पशु है तो उसको नहीं मिलेगा, उसको चरने के लिए जगह ही नहीं है, वो गांव की उसके में बैठा रहता है या फिर खेत खलिहानों की तरफ जाता है। आप देखो किसान जो है वो डबल मार झेलता है, एक तो उसको जो है वो उसका पशु है जो बेच नहीं पाता था, इकोनॉमिक लॉस हो गया। दूसरा ये हो गया कि उसको अपने जो है वो खेत की बाड़बंदी, आज जो खेत की बाड़बंदी है वो बकरियों के लिए नहीं है ना भैंस के लिए, सिर्फ और सिर्फ गोवंश के लिए है। तो उसका कितना बड़ा जो वर्किंग पावर उसका लॉस होता है, रात दिन उसको जागना पड़ता है उस पशु के लिए। और उसकी धार्मिक भावनाएं भी है, वो उसको जो है उस हिसाब से हटा भी नहीं सकता, और वो उसको सहन भी वो किसान नहीं कर रहा है, नहीं तो उसको बेच पाता है और उसको फसल भी उसको जो हिसाब से नुकसान होती है। तो सरकार अगर ये व्यवस्था जैसे गौशालाओं को जैसे दे रही है 40 रुपये 20 रुपये बड़े पशु को, 40 रुपये बड़े पशु को, 20 रुपये छोटे पशु को, यही व्यवस्था अगर वो गरीब किसानों के घर में भी कर दें तो उनको वो जो है वो लावारिस उसको छोड़ेंगे नहीं। भाई वही पैसा गौशाला को दे रहे भाई उसको दे दो, है तो पशु तो वो छोड़ने लायक ही था, तो वो छोड़ेगा नहीं तो सड़कों पे नहीं आएगा। और उसकी 1-2 पशु होते हैं उसकी केयरिंग जो है वो ज़्यादा बढ़िया होती है, बजाय आप 200 पशुओं की 250 पशुओं की करोगे तो वो उसकी जो है वो ढंग से उसकी नहीं कर पाता। प्लस जो है आप जैसे बैलगाड़ी है, आप बैलगाड़ी के लिए स्कीम निकालें, अगर बैलगाड़ी को अगर दी जाती है दानदाता अगर उस हिसाब से देते हैं कि ये बैलगाड़ी इसको 1000 रुपये महीना का देते हैं, तो भी वो उसको जो है पालने की तरफ होगा, तो बैलगाड़ी जो है वो प्रकृति के लिए भी बढ़िया होगी और किसान को जो है वो बैलगाड़ी उसके कुछ न कुछ काम आ जाती है। तो वो लेकिन उसको कुछ
फाइनेंशियल उसको सहयोग मिले तो फिर वो हर जो है किसान एक अपने घर में बैलगाड़ी रख लेगा। तो आज के टाइम में जो ये ऊंचे भाव बढ़ रहे हैं डीजल पेट्रोल के, उससे फ़ायदा मिलेगा उसको, जो है वो खेत से आने जाने में एक सहूलियत होगी, साथ ही उसको जो है वो एक गोवन से बचेगा, धार्मिक भावना भी अपनी होगी। लावारिस आपको हिसाब से घूमते हुए नहीं मिलेंगे, आज़ाद उनको छोड़ देते हैं तो वो चीज़ें नहीं होगी। तो ये व्यवस्था जैसे गौशाला में हुई वैसे ही अब किसान के रास्ते में भी प्रति घर एक कर दो, एक किसान को एक तक के अलाउ कर दो तो भी वो कम से कम उसमें एक अपना बैल पाल लेगा, क्योंकि बैल कम हो गए इसलिए ये जो है गोवंश वर्षों से इस तरह से मतलब जो है वो, ये नहीं कि आज ये व्यवस्था, आप देखो हर साल गोवंश डबल हो जाता है, मरता तो है ही। ये निश्चित है कि चाहे लाखों सालों से व्यवस्था चल रही है, कोई भी सरकार इसको रोक नहीं सकती, क्योंकि इतना बड़ा वो है कि आप आदमियों का पेट नहीं पाल पाते तो आप, लेकिन उसकी अगर आप उसकी व्यवस्था अलग करोगे तो ये है कि उसको पालने की जगह मिल जाएगी। हर साल डबल हो जाता है गोवंश, लेकिन संख्या जो है हर साल घट रही है। कैसे घटती है? गाय 9 महीने में ब्याती है तो डबल हो जाना चाहिए, डबल नहीं तो 1.5 गुना हो जाना चाहिए। 10 साल में जो है वो कम से कम 5 गुना हो जाना चाहिए गोवंश। लेकिन आप देख लो पिछले 50 सालों के अंदर जो है वो गोवंश जो कि 20 गुना हो जाना चाहिए था, हो गया कम, हो गया आधा। इसका मतलब गोवंश जो है वो अकाल मृत्यु का शिकार हो रहा है। ठीक है, उसकी हत्या नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रही है, लेकिन वो अकाल मृत्यु का शिकार तो हो ही रहा है और हमें दिखाई नहीं दे रहा, वो अलग बात। जैसे वन्य पशुओं के लिए जो अभ्यारण्य बने होते हैं, अगर ऐसा एक जिले में एक अभ्यारण्य बना दिया जाए गायों के लिए, तो मेरे हिसाब से ये जो गौशाला बंद हो जाएगी और जो गौशाला में आने वाला पैसा है वो उसमें लग जाएगा और बेहतर व्यवस्था हो सकती है। हाँ, ये हो सकती है, लेकिन फिर बताएं आपको डेजर्ट इलाके में जो है वो आप कितना भी कर लो उसको, वो अभ्यारण्य, आप खुद का जंगल ही नहीं है, खुद की ट्यूबवेल नहीं है, पानी नहीं है, तो वहाँ आप इतनी घास वगैरह उगा नहीं सकते। और नहीं उगाते ही जो है वो उसको पर्याप्त चारा कितना ही कर लो, दिखावा सब कुछ कितना कर लो, आप दे ही नहीं सकते, मिल नहीं सकता, इतना चारा जो है आता ही नहीं है। और इसका मतलब डॉक्टर साहब आपने ये कहा कि जैसे एक पशु है, अभी जैसे बड़े पशु का 40 रुपये सरकार दे रही है, अगर वो एक किसान को देना शुरू कर दे, 1200 रुपये मान लो महीने का किसान को देना शुरू कर दे, तो किसान उस पशु को रखेगा और मतलब किसान के आर्थिक स्थिति भी ठीक हो जाएगी कि वो सोचेगा यार सरकार 1200 रुपये मुझे दे रही है और उससे 1200 रुपये खुद ही लाएगा। तो मतलब एक पशु एक की जिम्मेदारी आपने कहा कि निभाना आसान होता है 200 की बजाय, तो वो कार्य बेहतर हो सकता है अगर सरकार ऐसी योजना लागू करती है। अगर ऐसा कुछ होता है, दानदाता भी सहयोग करें, सरकार करें, कैसे भी करें, लेकिन अगर एक पशुपालक के घर को वो उसको जो है वो अनुदान मिलेगा तो वो उसको जो है पशु को, क्योंकि उसको एक पशु पे समय देना है, उसको सहयोग मिल गया भाई, वो डूबते को तिनके का सहारा, आप उसको सहारा दे दोगे तो किसान उसको पाल लेगा। आप किसान के काम में आप इतनी सब्सिडी देते हो, किसान खेती कर पा रहा है, ये सब्सिडियाँ सारी बंद हो जाएगी और यही अगर भाव रहेंगे तो किसान नहीं कर पाएगा। इसलिए उसको पशु स्पेशली गोवंश को पालने के लिए, क्योंकि गोवंश बिक नहीं पाता, तो उसको पालने के लिए अगर उसको जो है हिसाब से अगर सहयोग मिलता है कैसे भी, तो निश्चित रूप से उसको बाहर नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसको लगता है कि ये इतना तो सरकार दे दी, मुझे थोड़ा सा तो करना है, वो उसका जो है पालन पोषण कर लेगा। मतलब एक आदमी अगर 2 गाय रखता है, वो अपने पैसे से रख ही रहा है, और 2 गाय वो सरकार से अनुदान ले लेता है, तो 4 गाय वो आराम से संभाल लेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो साहब जैसे लोग कुत्तों को बिस्कुट दे रहे हैं, अपन ने इसकी चर्चा की, तो कुत्ते को ऐसा क्या पौष्टिक आहार दिया जाए जिससे कुत्ते मतलब जैसे महीने में उसे 1-2 डाइट अच्छी दी जा सके जिससे उसका पोषण हो सके? देखिए, हम जो अपने जो घरेलू कुत्ते होते हैं उनके लिए तो अलग अलग पौष्टिक आहार आते हैं। अपने जैसे लावारिस कुत्तों की जैसे उनकी बातें कर रहे हैं, गली वालों कुत्तों की, तो बेसिकली वो हिसाब से उनका डाइजेस्टिव सिस्टम तैयार हो जाता है कि वो खाली रोटी से ही संसेचन कर जाते हैं, या अपने जो भी किचन वेस्ट है वो फेंकते हैं, उसको वो हिसाब से खा करके अपना कर लेते हैं। और प्लस जो ये मतलब बाकी कुत्ते जो मांसाहारी भी होते हैं, उनको हिसाब से अगर वो मृत जानवर वगैरह होते हैं, तो वो अगर निश्चित रूप से अगर जानवर जो है वो किसी रोग से फ्री होकर मरा है तो वो मीट भी खाता है तो उसके कोई नुकसान नहीं। लेकिन हम जो हमारे गली के कुत्ते हैं उनमें बात करें तो वो छाछ है, दूध है, दही है, रोटी है, उनसे अपना कर लेते हैं। और जनरली अपने देखते हैं कि घरेलू खाली रोटी पे सस्टेन करते हैं वो, या फिर जो किचन वेस्ट बच जाता है, या फिर जो मीट की दुकानें हैं वो मीट वेस्ट उनको जो है मिल जाता है, उससे वो अपना गुजारा जो है वो कर लेते हैं। तो साहब एक बहुत बड़ा मुद्दा हमारे सामने आया है। पहले आप तो काफ़ी इस क्षेत्र में काम कर रहे हो काफ़ी समय से, कि पहले जो पशु होते थे वो मर जाते थे तो सड़क के किनारे फेंक दिए जाते थे, और उन्हें जो चील वगैरह गिद्ध बोलते हैं, क्या बोलते हैं उनको, वो पक्षी उनको खा के अपना जीवन चलाते थे। हालांकि अब क्या केमिकल के इंजेक्शन लगने से पशुओं के वो लुप्त हो गई है प्रजाति, तो अब उनको सड़कों पर फेंका जाता है, उनका नियमानुसार अंतिम संस्कार नहीं किया जाता। तो विभाग के नियमानुसार कि कोई भी आवारा पशु है या पालतू पशु है, अगर वो मरता है तो उसका अंतिम संस्कार कैसे किया जाना चाहिए, ऐसी सरकार की कोई गाइडलाइन है? देखिए, सरकार की इसमें कोई वैसे अभी तक ऐसी व्यवस्था नहीं हो पाई है, न पंचायत क्षेत्र के अंदर
ये तो मतलब जो है एक सोशल उनका आपस में जो गांव वालों का एक जगह वो तय करके रखते हैं, वहीं पशुओं को जो फेंकते हैं। तो पुराने टाइम में तो चल जाता था कि वो पशु जो है उसको, जैसे आप कह रहे हो कि काफ़ी जो गिद्ध वगैरह थे, चीलें थी, या फिर जो है कुत्ते भी खा जाते थे। लेकिन अब ये समस्या हर गांव की हो गई है, क्योंकि पंचायत उसके लिए ज़मीन अलॉट नहीं कर रही है। कोई आदमी अपने खेत के आसपास फेंक नहीं देता क्योंकि उसमें बदबू आती है। किसी भी शव को डिस्पोज करने के दो ही तरीके सबसे बेस्ट होते हैं, एक तो बर्निंग, जला दो उसको, दूसरा होता है बरिंग, मतलब उसको गाड़ दो, है ना। तो बर्निंग में तो क्या उनके सारे कीटाणु वो भी होंगे, वो भी साथ ही जो है वो जल जाएंगे, बेस्ट मेथड होता है। और बरिंग में उसको गाड़ते हैं तो कम से कम ज़मीन से 3-4 फुट नीचे उस पशु को गाड़ देते हैं। ऊपर फिर साथ में चूना वगैरह मिला देते हैं जिससे जल्दी गल जाए वो। और ऊपर भी जो है छड़े वगैरह रख देते हैं, कांटेदार छड़े वगैरह, जैसे कि कोई जंगली जानवर खोद के उसको नहीं निकाल पाए। तो फिर वो 15-20 दिनों 25 दिनों में अंदर से गल के धीरे धीरे जो है वो उसका बायोलॉजिकल डिग्रेडिंग हो जाती है, तो वो ख़त्म हो जाता है वहाँ। तो ये मतलब बेस्ट तरीके हैं। लेकिन अब चूंकि पहले तो गिद्ध वगैरह काफ़ी पर्याप्त मात्रा में थे, अब वही पशु और ये एनिमल की खाल वगैरह भी निकाल लेते थे, जैसे कि मतलब गाय भैंसों की खाल निकल जाती थी तो उसको दूसरे के लिए खाना भी आसान होता था, फटाफट दूसरे जानवर थे, जंगली जानवरों की, लोमड़ियों की भी कमी हो गई। कुत्ते भी जो है वो कहीं मिल जाते हैं, कहीं कम होते हैं। तो ये अब ये मतलब ये बड़ी समस्या है। अब ये इसका प्रोविज़न सरकार के द्वारा ही कोई होगा। देखो बिल्कुल, इन्होंने कहा है कि किसी भी पशु का जो मृत शरीर है उसका डिस्पोजल जो होना है वो या तो जला के किया जा सकता है, या जला के नहीं किया जा सकता तो 3-4 फीट गहरा गड्ढा खोद के उस पर चूना नमक डाल के और उसमें मिट्टी दे के और उस पर छड़े डाल दिए जाए, जिससे पशु जो भी जंगली जानवर है या कुत्ते हैं वो उसको वापस ना निकाल पाए। और डॉक्टर साहब, जैसे जो हमारे पशु हमारे साथ रहते हैं, घरेलू पशु है, पालतू पशु है, पहले तो क्या जैसे अच्छे नस्ल के सांड होते थे, गाँव में होते थे, और एक परंपरा थी समाज की, मान लो गांव के भामाशाह की, मान लो 1-2 सांड अच्छे तैयार रखते थे, उनको अच्छी खुराक भी देते थे। अब चाहे हम एक आधुनिक शैली में आ गए या हमने एक पशुओं से जो प्रेम था वो छोड़ दिया, जिसके कारण क्या उन पर ध्यान नहीं दे पाते। तो एक जैसे पशुपालन विभाग है वो आजकल इंजेक्शन वाला सिस्टम शुरू कर दिया, तो क्या अंतर पाते हो आप इसमें और उसमें? देखिए, कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम तो बेसिकली इसलिए शुरू किया गया था ताकि हमारी जो पीढ़ियाँ जो आए गोवंश की, वो अच्छी नस्ल की, जैसे मैंने आपको कहा था कि दुधारू नस्ल चाहिए हमें। हमारे यहाँ 26 से भी ज़्यादा तरह की नस्लें जो है गोवंश की है, और 7 तरह की भैंस की नस्लें हैं। लेकिन दुधारू वंश सबसे बढ़िया जो है भैंसों की नस्लों में से मुरा है, जाफराबादी है, इस टाइप की नस्लें हैं। गायों में जैसे मैंने आपको बताया था 4 नस्लें हैं कि रेड सिंधी है, साहिवाल है, गिर है, थारपारकर है। और साहिवाल और थारपारकर का क्रॉस राठी है जो अपन कॉमनली जानते हैं, ठीक है। तो ये दुधारू नस्लें हैं। तो अब इन दुधारू नस्लों, क्योंकि अब पहले तो बैल का भी महत्व था, जैसे नागौरी बैल है, सर्वश्रेष्ठ बैल था, आज दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ बैल है, लेकिन उसकी कीमत नहीं है क्योंकि उसकी हिसाब से यूटिलिटी कम होती गई, उसको बेच भी नहीं पाता पशुपालक, क्योंकि उसके व्यापार पर प्रतिबंध लगा हुआ है, बाहर बेचने पर और पे। तो अब उसकी भी वैल्यू नहीं। तो सारा हमारा ध्यान जो है वो सरकार का ध्यान है, पशुपालक का ध्यान दुधारू संतति प्राप्त करने में। दुधारू के लिए ज़रूरी है कि उसमें मेल फीमेल जो गाय है, गोदा है, वो दोनों ही बढ़िया नस्ल की हो, दुधारू नस्ल की हो, तभी दूध ज़्यादा होगा अगली पीढ़ी के अंदर। इसलिए सरकार ने ये कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम शुरू किया। तो उसमें फिर अपने जो है इन्हीं नस्लों के, जो मैंने आपको बताया, दुधारू नस्लों के या फिर बाहर की नस्लें जैसे अमेरिकन है या फिर जर्सी है, अपने इन 2 नस्लों का और उसमें कर लो तो ये 6 नस्लें करीब है। इनके ही अपने जो है टीके जो है ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, जिससे कि उसका कृत्रिम गर्भाधान करें तो अगली संतति जो पैदा हो दुधारू हो और किसान को जो नुकसान कम हो। क्योंकि ये कैपेसिटी है एनिमल की, एनिमल अपनी बॉडी का 3% खाता है सूखे आधार पर। कोई 300 किलो की गाय है तो 9 किलो खाएगी। हमारा ये होना चाहिए कि 9 किलो के अंदर अपने को जो है 2/3 उसको जो है वो चारा दें, 1/3 बांटा देते हैं, मतलब 6 किलो चारा हो गया, 3 किलो बांटा हो गया। अब वो 9 किलो खा के, हर पशु की अपनी कैपेसिटी है, कोई 2 किलो दूध देता है, कोई 5 किलो दे देता है उस हिसाब से। तो आपको खाएगा वो 9 किलो ही, लेकिन आप चाहे 9 किलो में बादाम खिला दो, जो 2 किलो दूध कैपेसिटी है वो आपको 4 किलो दूध नहीं देगा। और ये जो अपना ज़्यादा दुधारू पशु है उसको आप बढ़िया बांटा वगैरह दोगे उस 9 किलो में, तो उसका दूध की कैपेसिटी, इवन अमेरिकन गायें जैसे है तो वो 20-20, 25-25 किलो भी देती है। उनका बॉडी वेट भी ज़्यादा होता है, 600 किलो तक हो जाता है, 50 किलो तक भी देती है। मैं NDRI करनाल था तो वहाँ एक गाय थी जो मोर देन 45 लीटर तक दूध देती थी। तो वो उसकी पशु की अनुवांशिक गुण होता है कि कोई दूध ज़्यादा पैदा करता है, कोई बॉडी वेट करता है, कोई जो है वो मतलब बेल की प्रकृति का ज़्यादा होता है, उसमें वो ताकत, उसका बेल मजबूत है, कोई की गाय मजबूत है। तो इसलिए अपने को ये करने पड़ते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ लोकल स्तर पर जो है वो
ज़्यादातर जो लोकल ब्रीड्स हैं उनमें क्या है कि दूध की कैपेसिटी नहीं है। और फिर ये कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम चालू हुआ तो वो जो थोड़े बहुत कोई थे बढ़िया नस्ल के राठी या फिर जो थारपारकर गोवंश थे उनकी और कमी आ गई, क्योंकि उनकी ज़रूरतें कम हो गई, लोग भी स्वार्थी हो गए। बढ़िया गोदा है उसको पालना चाहिए। पहले हर गांव में एक मतलब जो है गोदाशाला होती थी, या फिर उसको आदमी रखते थे, उसकी खेरवाई उसकी करते थे, जिससे मतलब वो बहुत बढ़िया हंस-पुश होता था। अब आजकल क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हम धार्मिक प्रवृत्ति तो हमारी हो गई कि अपने पशु जो है वो गोवंश को बचाना है, लेकिन पालना नहीं। बचाने से नहीं होता। अभी गाय को वस्तु मानने लगे कि संख्या हमारे पास 100 है। गाय वस्तु नहीं, आप 100 में से गुणी कितनी है? गुण नहीं है। गुण बिना पूजा नहीं होती उसकी। तो अब ये है कि वो मतलब वो पशु भी दुख पा रहा है और प्लस पशुपालकों को भी बढ़िया गोदा नहीं मिल पाता, मजबूरी में उनको कृत्रिम गर्भाधान भी कराना पड़ता है। और वो एक सुविधाजनक भी है, हमारे पास समय भी नहीं है। वो आएगा पशुधन सहायक या पशु चिकित्सक आएगा घर पे, या फिर अस्पताल में आपको इजीली वो सुविधा मिल जाएगी। तो ये कई कारण है जो मतलब सोशल समस्याएं आ रही, जिसकी वजह से कृत्रिम गर्भाधान का रुझान बढ़ रहा है और जो अपने नेचुरल ब्रीडिंग जिसे कहते हैं प्राकृतिक वो प्रक्रिया कम हो रही है। डॉक्टर साहब, जैसे एक बहुत बड़ा सवाल है, काफ़ी जगह सोशल साइट पर या कहीं भी सेमिनार वेबिनार होता है तो देखने को मिलता है गाय और भैंस की तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। तो आपका व्यक्तिगत पर्सनल निर्णय क्या है कि गाय और भैंस के दूध में जो महत्वपूर्ण है, आप तो क्या है, हम तो बात करते हैं तो जैसे ऊपर की बात करते हैं, आप अंदर के दूध के तत्वों की बात करोगे तो उसमें फ़ायदेमंद दूध कौन सा रहता है? देखिए कि फ़ायदेमंद तो दूध अगर साइंटिफिक वैज्ञानिक तरीके से देखा जाए, मतलब उसको अपने पैसे के तरीके से देखा जाए कि कौन सा मतलब जो एक आज के टाइम में फाइनेंस का युग है, तो आपका भैंस का दूध जो है वो ज़्यादा किफ़ायती और ज़्यादा बेटर माना जाएगा। क्योंकि भैंस के दूध में आपके जो है वो दूध की कीमत जो है वो फैट के आधार पर होती है, और भैंस के दूध में 8 से 10% तक फैट होती है, और प्लस जो दूसरे जो न्यूट्रिशन तत्व होते हैं वो ज़्यादा होते हैं विटामिन ए के अलावा। तो इसलिए मतलब आप फाइनेंशियल तरीके से देखते हो, आर्थिक युग के हिसाब से, तो भैंस का दूध जो है वो किफ़ायती भी होगा, भैंस का दूध जो है वो ज़्यादा महंगा होगा और महंगा बिक भी रहा है। गाय का दूध जो है वो बीमारी के हिसाब से बढ़िया रहता है, जो क्योंकि उसमें फैट कम होता है। तो जो हार्ट के रोगी हैं या फिर जो है मतलब क्योंकि पतला दूध होता है तो वो उस हिसाब से सुपाच्य ज़्यादा होता है, क्योंकि उसके अंदर दूसरे तत्व जो है पाचन क्रिया वाले जो उसमें ज़्यादा होंगे, तो पाचन शक्ति के हिसाब से प्लस जो है वो रोगियों के हिसाब से जो है गाय का दूध जो है वो ज़्यादा बेटर होगा। क्योंकि गाय के दूध में जो है 4 से 5% ही फैट होता है और दूसरे तत्व भी थोड़े कम होते हैं। बिल्कुल, डॉक्टर साहब ने कहा कि आर्थिक दृष्टि से भैंस का दूध बढ़िया है, और आपका स्वास्थ्य दृष्टि है या आप बीमार हो, अगर आपको दूध पच नहीं रहा है तो आप गाय का दूध पी सकते हो। डॉक्टर साहब, हम हर मुद्दे पे बात कर चुके। एक मुद्दा है हमारे राजस्थान के राज्य पशु का, ऊँट का। पहले ऊँट हमें गलियों में घूमते हुए नहीं मिलते थे, और अब जो राज्य सरकार ने जब से राज्य पशु घोषित किया पालतू पशु श्रेणी का, तब से ऊँटों की भी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। क्या किसानों को ऊँट के लिए कुछ योजना दी जाती है, कुछ आर्थिक सहयोग मिलता है सरकार द्वारा किसी प्रकार से? हाल फिलहाल तो ऊँटों के लिए मतलब वैसी कोई योजना नहीं है, राज्य पशु है इसलिए इसको मतलब प्राथमिकता वैसे दी जाती है। लेकिन और इसकी ऊँटों के लिए, ऊँट पालकों के लिए अभी कोई न तो ऊँट बीमा योजना अभी संचालित हो रही है, और नई जो है वो कोई ऊँटों, पहले ऊँट नहीं आती थी तो उसके ऊपर 1800 रुपये का मतलब एक मतलब 10,000 रुपये का एक प्रावधान होता था। पहले 3 महीने फिर 6 महीने फिर उस हिसाब से मतलब 18 महीने पर, इस तरह से मतलब उसको टोटल 10,000 रुपये गवर्नमेंट द्वारा जो है उस टोडिये को पालने के लिए मिलते थे। तो उस योजना में भी कई खामियां रही, और प्लस जो है राज्य सरकार ने उस पर उस हिसाब से उसका कोई विशेष फ़ायदा नहीं मिला तो बाद में बंद कर दी। क्योंकि टोडिया तो है वो अब मान लो जल्दी मर गया तो उसको आर्थिक नुकसान तो हो ही गया, ऊँट पालक को आगे की किस्त उसे मिलेगी नहीं। दूसरा ये होता है कि 3 किस्तों में होने के कारण जो है वो हतोत्साहित भी हो जाता था ऊँट पालक, क्योंकि 3 बार उसको आवेदन करना होता था, और 3 बार में अब हर बार कई बार बेच भी देते हैं पशु को। तो इसलिए मतलब क्या है कि वो योजना मतलब इतनी फ़ायदेमंद नहीं रही ऊँट पालकों के लिए। अब राज्य सरकार अलग से योजना कर दें अलग बात है। ऊँटों के लिए भी क्या है कि ऊँटों में एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ऊँट जब उसकी हड्डी टूट जाती है स्पेशली, तो वो फिर ऊँट जो है वो जल्दी से ऊँट की हड्डी कमज़ोर होती है, जल्दी से बहाल नहीं हो पाता, और ऊँट पैरों में उसकी पैरों की वजह से उसकी कीमत है। घोड़े और ऊँट की तो पैरों की वजह से कीमत है, पैर ख़त्म तो वो ऊँट जो है वो लाचार हो जाता है। पशुपालक भी उसको जो है वो काफ़ी और ज़्यादा आर्थिक संकट में, क्योंकि ऊँट खाता ज़्यादा है, वज़न ज़्यादा है और काम का कुछ है नहीं, और उसके वो फिर वो जो है 4-5 हज़ार रुपये महीने का खर्चा आ जाता है, बेच उसे पाता नहीं है।
तो ऐसी कोई देखो राज्य सरकार बाद में क्या नीति लाती है ऐसे ऊँटों के लिए जो कि अब कंडम हो गए हैं मान लो, या अब वो पशुपालक के हित में नहीं है और उसका जीवन दूभर हो रहा है, उनके लिए सरकार कैसे क्या उनके मतलब योजना लाती है वो अलग बात है। ऐसे ऊँटों का मतलब मानवीयता की दृष्टि से देखें तो उनके लिए मतलब ज़रूरी है कोई ऐसी योजना हो जिसे या तो उसको पाल सकें वो पशुपालक, या फिर उसको बेच सकें, क्योंकि वो जीव जो है वो हमारी नीतियों की वजह से दुख पाता है। ये एज वेटनरी डॉक्टर पशु चिकित्सक के हिसाब से भी मैं उचित नहीं मानता, और मानवीयता के हिसाब से भी आम जनता सोच सकती है कि क्या होना चाहिए। बिल्कुल, डॉक्टर साहब ने सही कहा कि ऊँटों की बारे में जो सरकार की नीति है उसमें बदलाव हो जिससे किसानों को फ़ायदा मिल सके। बकरी हमारे क्षेत्र में बकरी का व्यवसाय लोग करते हैं, मतलब बकरी पालन करते हैं, कितना सफल है यहाँ के लोग? आप तो इस क्षेत्र से जुड़े हुए हो। बकरी पालन देखिए बहुत ही फ़ायदेमंद, मतलब आज के टाइम में सबसे फ़ायदेमंद जो है वो अपने डेजर्ट इलाके में जो है वो बकरी पालन है, क्योंकि बकरी जो है वो ट्रिपल पर्पज़ काम आ जाती है। बकरी दूध भी देती है, बकरी मीट पर्पज़ में भी काम आती है, कोई रोक टोक नहीं है, और बकरी के बाल भी जो है काफ़ी जगह हैं जो काम आते हैं। 3 पर्पज़ हो गए। बकरी साल में 2 बार भी आती है, और बकरी जो है वो आप किसी भी तरह के उस पर जो है किचन गार्बेज पर और सब तरह के चारे वगैरह उसके ऊपर जो है अपना सर्वाइव जो है वो कर लेती है। चारा भी कम चाहिए, जगह भी कम चाहिए, इसको कंट्रोलिंग भी आसान है। और आप सोच सकते हैं कि अगर 10 बकरियां कोई आदमी पालता है तो 10 बकरियों से 20 बच्चे, मतलब साल में 2 बार जनरली बकरियां 2-2 बच्चे लाती है एक साथ, एक बकरी 2 बच्चे देती है, तो 10 बकरियां जो है वो साल में टोटल 40 बच्चे दे देती है। हम माने कि 20 बच्चे ही हैं, उनको 6 महीने पालते हैं तो 5,000 में बिक जाते हैं। एक बच्चा 5,000 में बिक जाता है, तो 40 की जगह हम 20 बच्चे ही माने और 5,000 रुपये में एक बिकता है, तो लाख रुपये का उसको बकरी जो पालन कर रहा है उसको सालाना आय हो जाती है 10 बकरियों से, जो कि एवरेज तकरीबन 10,000 रुपये महीने का बैठता है। दूध वगैरह मिल रहा है वो चीज़ें अलग है उससे। तो आप सोच सकते हो 10,000 रुपये आप बढ़िया ग्रेजुएट डॉक्टर होता है उसको आज प्राइवेट स्कूलों में तनख्वाह नहीं मिल रही 10,000, और सिंपल वो अपने खेत में बकरी पालन कर रहा है उससे जो है वो उसको इजीली 10,000 रुपये कमा लेता है। ये तो बहुत छोटे स्तर पर हुआ। अगर कोई बकरी का फार्म करता है बढ़िया 50-100 बकरियों का करता है, और ये जो सिरोही नस्ल की बकरियां होती है, कुछ और भी बढ़िया नस्ल की आप उस हिसाब से लेते हो जिनका बॉडी वेट काफ़ी तेज़ ग्रोथ होता है, तो आपको अच्छी इनकम जो है वो मतलब इसमें। तो अपने क्षेत्र में कोई बड़ा बकरी फार्म अगर आपके ध्यान में हो? बकरी फार्म लगभग बड़े बकरी फार्म तो अपने यहाँ ज़्यादा नहीं है, लेकिन 20, 30, 40 के आपके सामने ठाकुर साहब ने कर रखा है यहाँ पर पास में, उनका भी था। और लेकिन ज़्यादातर के पास में एक ऑर्गेनाइज बकरी फार्म अभी अपने एरिया में उस हिसाब से ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाए, लेकिन ज़्यादातर कई पशुपालकों के पास 20, 30, 40 पशुओं तक तो बकरियों तक तो उनके पास है, क्योंकि वो एवड़ के साथ ही रखते हैं कई बार, तो इस तरह से तो मतलब है। और जैसे बकरी का दूध भी कहते हैं बच्चों के लिए बहुत बढ़िया है। बकरी का दूध जो है वो आप, गाय का तो देखिए धार्मिक स्थान है इसलिए अपन उसको जो है ज़्यादा महत्व देते हैं, लेकिन दूध सबसे श्रेष्ठतम दूध बकरी का ही है, ठीक है। और इसीलिए डायबिटीज़ के रोगियों में भी बकरी का दूध काम में लेते हैं, टीबी के उसमें भी जो है उसको काम लेते हैं। ऊँटनी का दूध भी डायबिटीज़ में काफ़ी काम आता है, तो सुपाच्य भी बकरी का दूध सबसे ज़्यादा है। इसलिए मतलब कहते हैं कि जब इवन गाय भी मर जाती है तो उसके बच्चे को बकरी का दूध पिलाते हैं, क्योंकि वो इजीली पच जाता है। और इवन किसी ये बच्चे की माँ मर गई है वो मर गई, उसके अंदर भी अपने जो है वो बकरी का दूध उसको प्रायोरिटी पिलाते हैं। बकरी का दूध सबसे मतलब सुपाच्य भी है, और साथ साथ उसके अंदर जो है वो इस तरह के मतलब वो है कि रोगों से आपको बचाता है, स्पेशली टीबी के में तो बहुत बढ़िया काम करता है बकरी। आपने ऊँटनी के दूध की चर्चा की, तो ऊँटनी का दूध तो राजस्थान का पूरे वर्ल्ड में मतलब फेमस माना जाता है, तो हमारे क्षेत्र में भी क्या ऊँटनी का दूध कहीं बीकानेर वगैरह जाता है? बीकानेर जो है, बीकानेर में हमारा जो है केमल इंस्टीट्यूट है, NRCC जो मतलब नेशनल रिसर्च सेंटर और केमल है, उसके अंदर बाकायदा पार्लर भी बना हुआ है, और वहाँ काफ़ी ज़्यादा ऊँट वगैरह हैं, तो ऊँटनी का दूध जो है वो उसको करते हैं वो लोग वहाँ से। अब आजकल कुछ कलेक्शन का भी उन्होंने कर रखा है, तो वो जो दूध है फिर उसको पैकिंग करते हैं, वो ऐसी पैकिंग करते हैं कि वो हिसाब से ड्राई पैकिंग होने से वो 20-25 दिन तक ख़राब भी नहीं होता वो दूध। और वो दूध जो है वो डायबिटीज़ के रोगियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अगर डायबिटिक रोगी है तो उसके अंदर वो ऊँटनी का दूध जो है वो बाय रिसर्च मतलब प्रूव है कि वो बढ़िया काम करता है। ऊँटनी लगभग कितना दूध दे देती है? जैसे गाय भैंस हम 4-5 किलो मानते हैं, 10 किलो मानते हैं, 4 से 5 लीटर तक दूध जो है ऊँटनी के हिसाब से मतलब अपने प्राप्त कर सकते हैं। मतलब नहीं, अपने जैसे आपको अपने क्षेत्र की बात करते हैं, तो ऐसा कोई ध्यान में है जो ऊँटनी का दूध निकालता है, या सिर्फ ऊँटनी के बच्चों को पिलाता है, या अलग निकालता है कोई ऐसा किसान? अपने एरिया में मेरे ध्यान में नहीं, बीकानेर एरिया में काफ़ी ज़्यादा है, इधर चूरू साइड में कम है, लेकिन चाहे तो दे सकते हैं, मतलब
निकाल सकते हैं, खुद भी पीते हैं। कई जो ऊँट पालक खुद हैं वो खुद ही पी जाते हैं निकाल के बेचने के लिए, क्योंकि हमारी उसमें मतलब सोशल हैबिट में नहीं है ना ऊँटने का दूध पीना, इसलिए वो उसका बिकता नहीं है इतना आसानी से। जिसको ज़रूरत तो उसकी जो है वो रोग प्रतिरोधक क्षमता हो गई है, डायबिटिक रोगियों के लिए फ़ायदेमंद है, इसलिए वो पैकेज दूध वो लेते हैं। बाकी गाँव में इतनी जागरूकता नहीं है, लेकिन जो ऊँट जो पालता है वो उस ऊँटने का दूध पी लेता है, क्योंकि उसे पता है, प्लस वो घर में पैदा हो रहा है तो उसको फेंकने की बजाय उसको जो है वो कई ऊँट पालक जो है वो दूध पीते हैं। एक अपने भेड़ है, भेड़ जिसकी ऊन से भी किसानों को फ़ायदा होता है, पशुपालकों को फ़ायदा होता है, तो भेड़ का पालन युवाओं के लिए या किसानों के लिए किस तरह फ़ायदेमंद सिद्ध हो सकता है? भेड़ पालन भी देखिए अब तो धीरे धीरे भेड़ पालन घट रहा है, तो भेड़ पालन भी जो है रेगिस्तानी इलाके के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। फ़ायदेमंद का अपने मोटे तौर पर अनुमान ऐसे लगा सकते हैं, जो जिस एरिया में आसानी से पल जाता है वो उस एरिया में मिलेगा, इसीलिए भेड़ जो है वो डेजर्ट इलाके में खूब मिलती है ना, क्योंकि इस भेड़ में एक क्वालिटी होती है, भेड़ छोटी छोटी घास को खा जाती है, निबलिंग होती है, तो वो उस मरुस्थलीय इलाके के अंदर भी वो जो है सर्वाइव कर जाती है। प्लस उसके ऊपर जो है काफ़ी ऊन वगैरह होती है, तो उसको हिसाब से गर्मी से भी अपना जो है बचाव कर लेती है। भेड़ से भी 3 पर्पज़ हो गए, भेड़ का मीट बिकता है, भेड़ से ऊन बिकती है, और कुछ भेड़ें जो है वो दूधारू भी होते हैं, दूध भी उनसे जो है प्राप्त करते हैं। भेड़ का दूध जो है वो अस्थि रोगों के अंदर काफ़ी काम आता है, ऐसे मतलब अगर अपने गोडों में वगैरह में दर्द हो तो उसमें वो जो है उसको लगाते हैं, पैरों में अगर दर्द हो तो उसकी मालिश करते हैं, तो मतलब ऐसा आराम मिलता है, आयुर्वेदिक है वो। तो अब जो है भेड़ पालन थोड़ा सा कम किफ़ायती हो गया, क्योंकि आर्टिफिशियल ऊन आ गई। आर्टिफिशियल ऊन आने से क्या है कि उसकी भेड़ की ऊन की मतलब मेन जो उसका पर्पज़ था भेड़ पालन का ऊन था, और सेकंड जो है मीट पर्पज़ था, लेकिन अब जो मेन पर्पज़ है वो कम हो गया। ऊन जो है अब उस ऊन के वो भाव नहीं मिलते, क्योंकि आर्टिफिशियल ऊन आने से ऊन के भाव जो है उसको वो नहीं मिल रहे हैं थोड़ा, इसलिए भेड़ पालन जो है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। और हमारे इधर जो है जिस हिसाब से रेगिस्तान का विस्तार हो रहा है, और जो फ्री जो गोचर भूमियाँ थी, जो चराने की भूमियाँ थी, खेत थे, वो भी अब सीमित होते जा रहे हैं उनकी भेड़ पालकों के लिए। पहले तो हेवड़ निकलता था, कहीं चर लिया तो लोग बाग उस हिसाब से नहीं था, आजकल बंद खेत हो गए, बाड़बंदियाँ हो गई, या फिर उसमें कुएँ हो गए, या फिर जो है वो गोचर भूमि हो गई, तो उनको चरने के लिए इतनी जगह नहीं मिल पाती, तो वो ज़्यादातर यहाँ से रेगिस्तानी इलाकों से जो है वो हरियाणा साइड में या फिर MP साइड में जाते हैं अपनी भेड़ों को चराते हुए। तो अब धीरे धीरे ये इस तरह से भेड़ पालन जो है वो मुश्किल होता जा रहा है, बकरी पालन बढ़ रहा है, भेड़ पालन जो है वो घट रहा है इस कारण से। जैसे ये आपने एक नस्ल बताई बकरी की, सर्वश्रेष्ठ नस्ल अजमेर की है या कौन सी? ये सिरोही नस्ल आजकल जो है उसको ज़्यादा पालते हैं, जल्दी बॉडी वेट बढ़ता है, 50 किलो तक बॉडी वेट चला जाता है बकरे का। तो जो अपने ये देख रहे हैं भूरी और जो मतलब धब्बेदार जो बकरी आती है, भूरी और सफ़ेद उस पर धब्बे से होते हैं, तो वो पैचेज होते हैं बालों के, वो सिरोही नस्ल की है, वो आजकल अपने इधर जो है वो। डॉक्टर साहब जैसे पालतू पशुओं की बात करें तो 5 पशु हो गए, गाय, भैंस, बकरी, भेड़ और ऊंट, ये 5 तरह के हमारे क्षेत्र में पालतू पशु हो गए। आपने सभी पशुओं का दूध पिया? मैंने ऊँटनी का नहीं पिया अभी तक, है ना, भेड़ का नहीं पिया, बाकी तो बकरी का और तो ऊँटनी और भेड़ का नहीं पिया है। तो ऊँटने का तो दूध तो बीकानेर में मतलब अच्छे दामों में बिकता बताते हैं। हाँ अच्छा, क्योंकि एक देखिए किसी चीज़ की अगर मान लो बीमारी के हिसाब से इंपॉर्टेंस आ जाती है तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। तो ऊँटनी का दूध जो है वो मतलब उसके अंदर हो गया है, डायबिटीज़ रोगियों के लिए बढ़िया है, इसलिए 150-150 रुपये किलो तक बिक रहा है, और मात्रा में भी कम होता है, जिसको ज़रूरत होती है वही लेता है, तो ये मतलब उसकी कीमत है। डॉक्टर साहब शुद्धता तो मेरे हिसाब से सिर्फ अब कागजों में सीमित रह गई है, क्योंकि पशुओं को चारा भी जब शुद्ध नहीं मिलेगा, जैसे मूंगफली है तो मूंगफली का जो चारा है तो मूंगफली में भी केमिकल डाला जाता है, फिर वही चारा पशु खाता है तो उसी से जो दूध बनता है, तो दूध तो शुद्ध तो हम किसी को नहीं कह सकते। देखिए शुद्ध दूध जो है वो एक्चुअली इस रेगिस्तानी इलाके में ही शुद्ध दूध मिलने की संभावना थी, लेकिन अब जो हम जो तूड़ी ला रहे हैं, मूंगफली का चारा खिला रहे हैं उनको, इसकी वजह से मतलब अब जो अपने कहते हैं कि A ग्रेड का दूध जो है जो बिल्कुल केमिकल फ्री होगा, वो अब रेगिस्तानी इलाके में मिलने की संभावना कम हो गई है। क्योंकि पहले अपने यहाँ जो था बारानी चारा खिलाते थे, बारानी चारा यानी कि कुत्तर है, मोट फलगटी है, या मतलब गुआर गुना है, या फिर अपने जो है ये खेजड़ी की लुंगी है वगैरह, पाला है, ये खिलाते थे। तो ये सारा इसमें कहीं दवाई मिलाते नहीं, और ये बारानी खेती होती थी, बारिश से उगती थी, तो इसके अंदर या गुआर खिलाते थे, बाजरा खिलाते थे, तो वो बांटा जो हो गया वो भी फ्री होता था। मोट का चारा, मोट जो है मोट खिलाते थे, मान लो दालों के अंदर उस हिसाब से मोट की जो है वो अपने चूरी वगैरह, तो या फिर तो इनमें क्योंकि अपने दवाई का छिड़काव नहीं करते, तब ये खिलाते थे तो दूध भी प्योर आता था। अब हमने जो है वो मिक्स करना शुरू कर दिया, खल लाते हैं, बिनोले की लाते हैं, दवाई मिक्स है,
पहले तिल की खल देते थे, लोकल पैदा होता था, उसकी कीमत थी, और प्लस उसके अंदर कोई तरह की दवाई नहीं होती थी। अब अपने दे रहे हैं ज़्यादातर जो है वो बिनोले की खल दे रहे हैं, दवाई होती है। मूंगफली की खल दे रहे हैं, उसमें दवाई मिक्स होती है। और चारा आपने दे रहे हैं मूंगफली का चारा, उसमें मिक्स है। उत्तर आप दो तो बिल्कुल मिक्स नहीं है। और इसी के साथ आप गेहूं की तूड़ी मंगाते हो हरियाणा साइड से और साइड से कहीं से मंगाओ, चाहे अपने यहाँ लोकल पैदा हो रही है, उसमें भी दवाइयाँ केमिकल डाला जाता है। तो वो सारी जो आप जैसा चारा खिलाओगे और बांटा खिलाओगे तो उसमें फिर हिसाब से आप बरानी चारा बांटा खिलाओगे, दूध जो है केमिकल फ्री आएगा। आप अगर वो जो पानी से जो ट्यूबवेल वगैरह उनसे आप ले रहे हो, नहरी पानी से या दवाइयों का मिक्स आप वो फसलें ले रहे हो, तो उसके अंदर आपको जो आप वो खिलाओगे तो जो है केमिकल दूध के अंदर मिक्स आएंगे। तो मेरा तो उन किसान भाइयों से बड़ा निवेदन है कि आप कम से कम जो खुद के लिए दूध पीते हो उस पशु को तो कम से कम वो बांटा चारा खिलाओ जो बारानी है। कम से कम आपको ये तो फ़ायदा होगा कि दूध के भाव तो नहीं मिल रहे लेकिन आप निरोगा दूध पी रहे हो। ये मतलब एक ज़रूरी चीज़ है। तो लेकिन अब लोगों की अपनी मेंटलिटी है कि वो कैसा चारा बांटा खिलाए। ये एक बड़ा रीज़न है कि आजकल किसान आंदोलन चल रहा है कि साहब हमारे जो है वो चीज़ों की जो है भाव नहीं बढ़ रहे हैं। भाव कैसे बढ़ेंगे? आप किसान जो आज से पहले लेता था, आज से 10 साल 20 साल पहले मान लो कि 10 क्विंटल फसल लेता था, आज दवाइयाँ डाल के वो 50 क्विंटल फसल ले रहा है, 5 गुना फसल ले रहा है। तो फसल का उत्पादन बढ़ गया, भाव कैसे बढ़ेंगे? प्याज 2 रुपये किलो भी होता है, प्याज 100 रुपये किलो भी बिकता है जब उत्पादन पर निर्भर है। तो उत्पादन चूँकि बढ़ गया इसलिए भाव नहीं बढ़े। उसी गेहूं के भाव जो है वो उस हिसाब से उसकी मांग जायज़ है कि भाव बढ़ने चाहिए, लेकिन वो ये नहीं देख पा रहा है कि साथ साथ उत्पादन बढ़ गया। उत्पादन बढ़ने से उसको मॉनिटरी टर्म में तो पैसे तो उतने ही मिल रहे हैं लेकिन प्रति किलो में भाव नहीं मिल रहे हैं। वो बिना दवाई के पैदा कर लें, सारे किसान अगर सोच लें कि हम तो बिना दवाई के पैदा करेंगे, तो ये जो है वही उत्पादन जब उसका 1/10 होगा, 1/5 होगा, 1/4 होगा, तो आपकी जो है प्रति किलो भाव भी उसी हिसाब से बढ़ेंगे। फिर अंतर्राष्ट्रीय मार्केट भी है, इस वजह से भी भाव जो है वो आप उसको बिल्कुल। जैसे विकसित देशों में देखा गया है कि जैसे भारत का जो भी उत्पाद है किसानों द्वारा, जैसे खेती के द्वारा जो गेहूं है, बाजरा है या अन्य प्रोडक्ट है, उत्पाद है, तो उसको भी जांच में जब पाया गया तो उसमें ऑर्गेनिकता की कमी पाई गई और इसलिए उसके अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में भी भाव डाउन है और लोग खरीदना भी पसंद नहीं करते हैं। नहीं खरीदते, क्योंकि जैसे अमेरिका जैसे देश हैं या जो विकसित देश हैं उसमें वो किसानों को सब्सिडी देते हैं, लेकिन साथ में ये भी है कि आप इसमें जो है वो केमिकल, बिना केमिकल के या कम से कम एक स्टैंडर्ड है उतना ही करोगे। हमारे यहाँ चूँकि जो है ये उत्पादन देखा जाता है कि 10 क्विंटल गेहूँ पैदा हुआ कि पर बीघा, या 20 क्विंटल या 12 क्विंटल या 8 क्विंटल, तो उस हिसाब से मतलब क्या होता है कि उसके अंदर वो ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल देते हैं। केमिकल आप जितना ज़्यादा दोगे तो फसल तो ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि जो अपने रसायन छिड़काव करते हैं वो खरपतवार को नष्ट करते हैं, जिससे जो मेन फसल है वो ज़्यादा उगती है और प्रोडक्शन बढ़ता है। लेकिन वो केमिकल उस फसल के अंदर भी आएंगे, जब उसकी टेस्टिंग करोगे तो उसकी जो है वैल्यू आम आदमी के लिए तो वो गेहूं का दाना बराबर है, लेकिन जब जांच करता है वो उसमें बता देगा कि ये गेहूं का दाना जो है इसमें आपके जो केमिकल है इसलिए इसकी वैल्यू नहीं है। और वो विकसित देश जो है वो उसी भाव में उसको नहीं लेते, क्योंकि उनको बढ़िया चीज़ खानी है तो वो खाली ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ही खरीदेंगे। और वो जो गेहूँ जो हमने बहुत ज़्यादा पैदा कर लिया, यहाँ के किसान को उसके भाव नहीं मिलते, विदेशों में वो जाता नहीं इसलिए वहाँ भी उसके भाव नहीं मिलते, लेकिन प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है, उसको कुल मिला के उसको देश में खपत होती है, इसलिए उसको मान लो इनकम हो जाती है। बिल्कुल, डॉक्टर साहब ने हमें बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई, चाहे गाय हो, चाहे भैंस हो, चाहे कुत्ता हो, भेड़ हो, बकरी हो। और आपको भी अगर आप जुड़े हो अगर नेटवर्क से और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, प्रिंट मीडिया से या लोगों से, तो आपको भी पता होना चाहिए पंजाब हरियाणा से एक ट्रेन आती है राजस्थान के बीकानेर में, उसका नाम कैंसर ट्रेन है। कि वहाँ इतने रोगी हो गए डॉक्टर साहब कि केमिकल डाल डाल के वो पूरे कैंसर रोगी उत्पन्न हो गया। वहाँ पर हर किसान का बेटा वहाँ पर कैंसर रोगी उत्पन्न होता है। और जैसे हम देखते हैं पहले तो किसी का एक शब्द सुन लेते थे, अरे यार उसके तो कैंसर हो गया, मतलब एक सुनते थे, गांव में 1-2 केस होते थे, और आजकल तो हर गली मोहल्ले में ऐसे केस होने लग गए हैं। कैंसर बहुत ज़्यादा हो रहा है। ये मतलब बहुत सोचने की बात है कि जो प्रोडक्शन तो आप बढ़ा रहे हो उसका मतलब यश जो है अपने कहते हैं सारा जो है कृषि वैज्ञानिक ले रहे हैं कि साहब हमने इतना गुना प्रोडक्शन बढ़ा के, लेकिन उसमें एनालिसिस ये भी होना चाहिए कि कितना % तो जो है वो बीजों की गुणवत्ता बढ़ने से उत्पादन बढ़ा है और कितना % केमिकल की वजह से बढ़ा है। तो हम पाएंगे केमिकल की वजह से भी काफ़ी बड़ा प्रोपोर्शन जो है वो उत्पादन का बढ़ा है, और वो मानव सभ्यता के लिए बहुत नुकसानदायक है, क्योंकि कैंसर होना मतलब उसका जीवन कम होना, और प्लस जो है वो उसको आर्थिक हानि भी होती है, आदमी उसका इलाज कराता है, एक घर का आदमी भी जाता है, और एक भय जो है वो भी एक पैदा होता है कि हम क्या खाएं। फिर एक हमें एक आदमी जो होता है वो मतलब जो चीज़ खाना है, जो साधारण खाना खा रहा है, अगर उस पर भरोसा नहीं कर पाएगा तो जीना बड़ा दूभर हो जाएगा। तो इसलिए मतलब जो है केमिकल का प्रोडक्शन जो है वो
केमिकल से जो अपने प्रोडक्शन ले रहे हैं वो धीरे धीरे कम होना चाहिए। और एक्चुअली अब तो कंडीशन ऐसी आ गई है कि आप बिना केमिकल के, क्योंकि वो बीज जो है वो ही जो है इतना मतलब तैयार नहीं हो पाता, तैयार नहीं हो पाता बिना केमिकल के, क्योंकि उसकी जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता ही बहुत कम हो गई है। इस वजह से भी मतलब क्या है कि ऐसे बीज ही पैदा नहीं हो पा रहे हैं कि आप जो है ज़्यादा फसल ले सको, क्योंकि धीरे धीरे हर जगह केमिकल वाला बीज ही जो है मिलने लग गया कि अब वो बीज जो है बिना केमिकल के उगेगा नहीं, क्योंकि उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं है। तो इस पर भी रिसर्च की भी आवश्यकता है, प्लस लोगों की जागरूकता की भी आवश्यकता है कि कम से कम हम जो रेगिस्तानी इलाके में रह रहे हैं, हमारे यहाँ तो जो बारानी फसल हो रही है वो बीज अभी तक उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो शेष है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा बाजरा वगैरह, मोठ की दाल है, आप चौड़ा है, मूंग है, ये सारे मतलब ऐसे हैं जिसमें अपने दवाइयाँ नहीं देते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा खाएं तो मतलब उसका काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब ने सही कहा है, और हमें हमारी परंपरा की ओर बढ़ना पड़ेगा, हमारी प्रकृति की ओर लौटना पड़ेगा। आपने देखा है कि हमारी जब दादी है, परदादी है, वो बीज को सहेज कर रखती थी हांडी में, और उसमें राख में डाल के रखती थी। वो बीज सैकड़ों वर्षों से हम उपयोग करते आ रहे हैं, लेकिन अब कंपनियों ने, सरकार की ऐसी नीतियाँ है जो हमें जहर खाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है और किसान को जहर बोने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। मैं फैक्ट तंत्र टीम की तरफ से डॉक्टर प्रदीप जी जो हमारे साथ जुड़े और आप तक ऐसी बातें पहुँचाई जो आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है। तो हमें भी ज़्यादा से ज़्यादा पशुओं का ध्यान रखना है, पशुओं का पालन करना है, और पशुओं के प्रति एक बहुत बेहतरीन जिम्मेदारी निभानी है। और एक निवेदन करना चाहेंगे, डॉक्टर साहब ने बताया जैसे पराली है, तूड़ी है, और चने का चारा है, मेथी का चारा है, अगर पशु को देना भी पड़े मजबूरी में तो कम देना चाहिए, कम मात्रा में देना चाहिए। और आपसे फैक्ट तंत्र टीम यही अपील करती है कि आप अपना ख्याल रखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और डॉक्टर साहब एक बात पूछना और भूल गया, जो हरा घास लोग बोल रहे हैं आजकल जो है, क्या वो पशुओं को दे दी जाए? हरा घास बढ़िया रहता है, लेकिन आपको मैं बताऊं कि खाने में पशु जो है अपनी बॉडी वेट का, वजन का, गाय भैंस की बात करते हैं तो 3% सूखे आधार पर खा पाता है। यानी कि 300 किलो की गाय है तो वो दिन भर में 9 किलो सूखा चीज़ खाएगी सूखे आधार पर। हरा चारा होता है उसमें 90% पानी होता है, 10% जो है वो सूखा वजन होता है उसका, तो उसका वजन उस हिसाब से कैलकुलेट करना पड़ता है। उसमें से भी अपने को 2/3 जो है वो चारा, 1/3 बांटा, यानी कि 6 किलो चारा देंगे और 3 किलो बांटा देंगे नॉर्मल पशु के लिए। अब चारा जो है वो उसमें भी ज़रूरी है कि अपने 1/3 चारा जो है वो हरा हो, 2/3 सूखा चारा हो। इसलिए पशु को तकरीबन 2 किलो, 300 किलो की गाय है तो उसको 2 किलो जो है सूखे आधार पर हरा चारा, यानी कि तकरीबन 15-20 किलो उसको डेली हरा चारा उसको मिलना चाहिए। तो जिससे क्या होता है उसमें विटामिन ए की कमी नहीं आती। विटामिन ए जो है वो आंखों की रोशनी के लिए ज़रूरी है, साथ ही शरीर के विकास के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। ये जो गौशाला की गायें वगैरह ये कम ब्याती है और उनका जो है वो बॉडी वेट गेन नहीं हो पाता। इसका एक बड़ा कारण ये भी है कि विटामिन ए की कमी होती है। हमारे यहाँ ये फ़ायदा है कि हम विटामिन ए जो है वो फैट सोल्यूबल विटामिन है, इसलिए अगर आपने ज़्यादा मात्रा में ले लिया तो बॉडी में स्टोर हो जाएगा। इसलिए जब बरसात के ऋतु में अपने जो पशु है उनको पर्याप्त हरा चारा मिल जाता है तो फिर वो बाकी के 4 महीने हरा चारा मिल जाता है, 8 महीने जो है वो बिना हरे चारे के भी उसकी पूर्ति हो जाती है विटामिन ए की, क्योंकि अपने खेतों में उस टाइम खिला देते हैं। फिर भी अगर मान लो किसी पशु को साल भर ही अगर हरा चारा नहीं मिल पाता है तो उसमें फिर जो है विटामिन ए से संबंधित जो है रोग उसमें प्रकट होंगे और उसका जो है शरीर की जो स्थिति है वो ख़राब होगी। आंखों में रोशनी जो है तोंदी कहते हैं, आंखों से कम दिखना शुरू हो जाएगा। बच्चे भी कई बार ऐसी गायों के अंधे पैदा हो जाते हैं, तो ये इसका बड़ा कारण है। इसलिए मतलब हरा चारा अपने अगर देते हैं तो बहुत बढ़िया है। जो हरियाणा साइड में जो ये जो कई लोग बाग कहते हैं साथ तूड़ी खिलाते हैं ना, वो तो इसका बेसिक रीज़न है कि वो हरा चारा दे रहे हैं। हरे चारे के अंदर पोषण तत्व जो है सूखे चारे से भी ज़्यादा होते हैं और वो उसके साथ तूड़ी मिक्स करके दे रहे हैं, इसलिए उसमें तूड़ी के साइड इफेक्ट नहीं आ रहे हैं। अपन तूड़ी दे रहे हैं क्या? खाली तूड़ी दे रहे हैं अपने, तो उसमें फिर वो उसको नहीं मिल पाता। हरा चारा बढ़िया चीज़ है, अगर वो देते हैं पशु ज़्यादा भी खा जाएँ तो ज़्यादा उसमें दिक्कत वाली बात नहीं। बिल्कुल, ये हमारे साथ डॉक्टर प्रदीप जी थे, हमने उनसे चर्चा की और आपसे सभी से ही निवेदन रहेगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मूक पशुओं की सेवा करें, मूक जानवरों की सेवा करें, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा भरपेट भोजन खिलाएं। यही निवेदन करता हूं मैं जुगल प्रजापति, सांडवा चूरू, राजस्थान से। जय हिंद, जय भारत, जय पर्यावरण। हर प्रकार की अपडेट को सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।